एक दशक से अपने कराची में बसे भाई के अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलाने वाली हसीना पारकर पर आखिरकार केस दायर हुआ। मेरी जिंदगी के हर कदम पे आपके पैरों के निशान हैं। मुंबई में भाई तो बहुत बने, पर आपा सिर्फ एक। लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की। 21 अप्रैल साल 2007। 20 साल का लंबा इंतजार के बाद पहली बार उसका नाम पुलिस रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा था। मुंबई के नागपाड़ा में जिस घर में अवैध कब्जा करके वो रह रही थी, उससे मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर था। फिर भी वो फरार हो गई। कहते हैं कि साउथ मुंबई से बांद्रा और कुर्ला तक उसकी इजाजत के बिना कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में इस लेडी का इतना खौफ था कि इसकी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। हाँ, हम बात कर रहे हैं देश का पहला और दुनिया के तीसरे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की बहन के बारे में। ये वही लेडी है जो एक समय मुंबई की गॉड मदर कही जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हसीना पारकर की। तो चलिए बिना किस देर किए जानते हैं इस लेडी डॉन के बारे में। दोस्तों, 1959 में पैदा हुई हसीना दाऊद से छोटी और 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। इब्राहिम कसकर के ये सारे बच्चे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए थे। दाऊद ने अपने भाई सब्बिर इब्राहिम कसकर के साथ डी कंपनी शुरू की थी। दाऊद की 4 बहनें थी, सईदा, फरजाना, मुमताज़ और हसीना। लेकिन उसके धंधे में उसके किसी भी बहन के लिए जगह नहीं थी। हसीना के धंधे में आने की कहानी एकदम फिल्मी है। उसके पति की हत्या ने उसे मुंबई की गॉड मदर बना दिया। हसीना की कहानी शुरू होती है तब से जब दाऊद का अपराधों ने उसे 80 के दशक में भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो भले ही भारत छोड़ चुके थे, लेकिन भारत पर उसका दबदबा खत्म नहीं हुआ था। वो बाहर बैठकर ही मुंबई चला रहा था। प्रोटेक्शन मनी वसूलना, मर्डर और दूसरे इलीगल धंधे दाऊद का सब में हाथ था। उसके देखा देखी में और भी ढेर सारे गैंग पैदा हुए, जिनके आपसी गैंग वार ने मुंबई के सड़कों को खून से लाल कर दिया। 90 के शुरुआत में दाऊद के निशाना पर था BRA गैंग, यानी बाबू राशिम, रामा नायक और अरुण गवली। इसका मुखिया था रामा नायक। अरुण गवली उस वक्त गैंग का तीसरे सबसे पावरफुल इंसान था। राशिम और नायक के मारे जाने के बाद गैंग की कमान गवली के हाथ में आ गई। 1990 के आसपास दाऊद गवली के शूटर्स को चुन चुन कर मरवा रहा था। दाऊद मजबूत था, उसका सिंडिकेट बेहद ऑर्गेनाइज था। ऐसे में गवली गैंग को कोई भी सिरा नहीं मिल रहा था जिसे पकड़कर वो दाऊद तक पहुंच सके। इसी सिलसिले में जब दाऊद ने अरुण गवली के भाई पप्पा गवली को मार दिया तो गवली और उसका गैंग फट पड़ा। आपको बताएं कि मुंबई की क्रिमिनल इंडस्ट्री में एक रूल होता था, दुश्मन चाहे जितने भी हो, लेकिन घर वालों के बीच में नहीं लाया जाता था। पैसों का मामला हो या वर्चस्व का, कोई भी सामने वाला के घर वालों के पर हाथ नहीं डालता था। पुलिस भी इस रूल का पालन करती थी। लेकिन दाऊद ने जब गवली के भाई को मार दिया तो गवली भी बौखला गया और वो ये रूल तोड़ दिया। और जब वो दाऊद और उसके गैंग को कुछ नहीं कर पाया तो उसने दाऊद की बहन हसीना के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर को हत्या करवा दी। और यही से कहानी शुरू होती है हसीना की। आपको बता दें कि इस्माइल से हसीना की शादी तब हुई थी जब वो महज 17 साल की थी। इस्माइल मुंबई में एक होटल चलाता था और साथ ही साथ वो फिल्म में बतौर जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम भी करता था। नागपाड़ा में जहां हसीना रहती थी, वहां इस्माइल का एक छोटा सा होटल था। 26 जुलाई 1991 को जब उसकी हत्या हुई, इस्माइल अपने होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था। तभी कार से कुछ हथियारबंद लोग आए और इस्माइल को गोलियों से भून कर चले गए। अब दाऊद का जीजा का हत्या हो चुका था और अब उसका पलटवार की बारी थी। इस्माइल की हत्या के बाद दाऊद गैंग में पूरी तरह से हलचल मच गई थी। दाऊद के आसपास बैठने वाले लोग अब दाऊद के सबसे खास आदमी राजन पर प्रेशर बनाने लगे थे। उनके गैंग के कुछ लोगों को मानना था कि राजन सिंडिकेट के अंदर और एक सिंडिकेट चला रहा था और अब वो पूरी तरह से इस गैंग पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन दाऊद इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ समय के बाद जब उनके गैंग को लगा कि राजन इस्माइल की मौत का बदला लेने के लिए कुछ नहीं करेगा, तो उसी के गैंग के 2 शख्स सुनील सावंत और सोत्या और छोटा साकिल ने दाऊद से कहा कि अगर राजन वफादार है तो उसने इतने दिन बाद भी
इस्माइल का मौत का बदला क्यों नहीं लिया। दाऊद ने राजन से इस बारे में पूछा तो राजन ने जवाब दिया कि इस्माइल की हत्यारे जे हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी के बीच एडमिट थे। उनके बाहर आने पर उन्हें मार दिया जाएगा। अब सौत्या और शकील ने मौका पकड़ लिया और उन्होंने दाऊद से कहा अगर उनकी इजाज़त हो तो वो इस्माइल का बदला ले सकते हैं। अब दाऊद ने भी बदला लेने का इजाज़त दे दी। दाऊद को नज़र में खुद को उठाने के लिए यह उन दोनों के लिए अच्छा मौका था। इस काम के लिए उन्होंने यूपी से गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह और उसके 2 करीबी शूटर्स बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर को हायर किया। सबको ऑटोमेटिक वेपन दिए गए। ये पहली बार था जब गैंग के शूटआउट में AK-47 इस्तेमाल हो रहा था। 12 सितंबर 1992 को शूटआउट के कुछ घंटे पहले रेकी की गई और फिर हॉस्पिटल में घुसकर शैलेश को मार दिया गया, जिस पर इस्माइल की हत्या का शक था। आमतौर पर अंडरवर्ल्ड वाले पुलिस की दुश्मनी से बचने के लिए पुलिस वालों पर हमला नहीं करते थे, लेकिन यह मामला इतना बड़ा था कि इसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस्माइल का बदला लिए जाने के बाद हसीना अपने नए घर नागपाड़ा के गार्डन हॉल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। वह उसे जो घर पसंद आया उसने उसके ताला तोड़कर उसमें रहना शुरू कर दिया और किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अड्डा जमा और यहीं से हसीना ने अपना क्राइम सिंडिकेट चलाना शुरू कर दिया। दाऊद के भारत से जाने के बाद हसीना का काम था उसकी 54 बेनामी संपत्तियों का देखरेख करना, लेकिन खुद धंधे में आने के बाद हसीना को इस समय मज़ा आने लगा। वे और भी एक्टिव हो गई। बेशुमार ताकत, अपने आसपास एहसानों से दबे हुए लोग और अवैध ट्रांजैक्शन में हिस्सा। मुंबई पर हर इमारत बनने से पहले उसकी इजाज़त हसीना के मुंबई पर राज करना भा रहा था। वो उसमें डूब चुकी थी। बताते हैं कि दाऊद को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार हसीना को मना किया क्योंकि उसके मुताबिक हसीना को ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहनों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए दाऊद अपनी 4 बहनें के लिए महीने में करोड़ों रुपए भेजता था, लेकिन हसीना की ताकत की लग चुकी थी और इसका कोई इलाज नहीं था। मुंबई के अंदर 2006 में जब स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का काम बड़ा जोर शोर से चल रहा था, तो हसीना ने बिल्डर कृष्ण मिलन शूला और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंदे शाह के साथ बदाला में एक छोटा स्लम क्लस्टर डेवलपमेंट करने का प्लान बनाया। इसके लिए 1 करोड़ की ज़रूरत थी। इन तीनों ने एक और प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद अलवानी के पास पैसा अरेंज करने को कहा और विनोद ने एक और डेवलपर जय शाह की मदद से 1 करोड़ रुपए अरेंज किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। जब जयस ने पैसा वापस मांगा तो विनोद उसे सिर्फ 70 लाख ही वापस कर पाया, क्योंकि बाकी के 30 लाख हसीना ने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लौटाने से इनकार कर दिया। पैसा न मिलने पर जब विनोद क्राइम ब्रांच गया तो वहाँ FIR नहीं लिखी गई। फिर दोनों एंटी करप्शन ब्यूरो गए और आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच का ऑफिसर अनिल महाबले और राजेंद्र निकम ने शिकायत लिखने के बदले में उससे 10 लाख रुपए मांगे। 21 अप्रैल 2007 को यह केस एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हवाले कर दिया गया और हसीना पर FIR हो गई। ढेर सारी लेपापती के बाद जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के खिलाफ जांच शुरू हुई तो जॉइंट कमिश्नर मीरा बोरवंकर की तरफ से सफाई आई कि उनकी आदमी इस मामले में जांच कर रहे थे ताकि पुख्ता जानकारी के बाद शिकायत दर्ज की जा सके। हालांकि 4 महीने के जांच में क्या मिला इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। 21 अप्रैल को FIR के बाद जब हसीना फरार हो गई तो सेशन कोर्ट ने भी पुलिस को फटकारा लगाते हुए हसीना को किसी भी हाल में 16 मई तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हसीना का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उससे पुलिस एक्शन के पता बहुत पहले ही लग गया और वो फरार हो गई। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से जब हसीना के ठिकाने के बारे में पूछा जाता तो वो घबराते हुए कहते हैं कि गवाह तो छोड़ो, कोई छोटी सी भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं देना चाहता। पुलिस इंटरसेप्शन के डर से वो खुद दाऊद से संपर्क में नहीं रहती थी, लेकिन कहते हैं कि उनके पास मैसेंजर्स का ऐसा नेटवर्क था जो दोनों को टच में बनाए रहता था। 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना का उसका इलाके में होने वाला हर अवैध धंधे में उसका हाथ होता था। मुंबई में जितना भी विवादित ट्रांजैक्शन होते थे हसीना का सभी में हिस्सा होता था। इन पैसों के बदले में वो लोगों को कानूनी लफड़ों से प्रोटेक्शन देती थी। एक वक्त था जब मुंबई में
सरकारी इमारत भी हसीना की इजाजत से ही बनती थी। उसमें भी हसीना का हिस्सा होता था। लोग अपने विवाद लेकर हसीना के पास आते थे और वो उन्हें सुलझाती थी। उसका इतना दखल हो गया था कि कोर्ट को 247 SAR मामलों में जांच की आदेश देना पड़ा। हालांकि 2007 तक इनमें से सिर्फ 11 मामलों की जांच शुरू हो गई। बॉलीवुड फिल्मों की ओवरसीज राइट्स हासिल करना हमेशा अंडरवर्ल्ड की एक फंटेसी रही है। हसीना इन्हीं राइट्स के लिए मोल भाव करती थी, खास करके उन फिल्मों के लिए जो रशिया और खाड़ी देशों में रिलीज होती थी। कहा तो ये भी जाता है कि हसीना हवाला रैकेट में भी शामिल थी, जिसमें भारत से मिडिल ईस्ट पैसा भेजा जाता था। मुंबई में केबल ऑपरेटर्स का झगड़ा बहुत फेमस है। अंडरवर्ल्ड के बाद दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है, जिसमें ना जाने कितने मर्डर्स हो चुके हैं। अपने इलाके बांटने के लिए केबल ऑपरेटर्स मदद के लिए गॉड मदर के पास जाते थे। हसीना कथित रूप से उन्हें प्रोटेक्शन देती थी और उसके कहने पर ही एक दूसरे इलाके में दखल देते थे। हसीना के परिवार में उसका पति, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। 2005 में उसने अपनी बड़ी बेटी की एक बिजनेसमैन के साथ शादी करवा दी। उसका बड़ा बेटे दानिश की अप्रैल 2006 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। दानिश धंधे में हसीना का साथ देता था। हसीना का काम ऑर्डर देना और सेलिम का काम उसे एग्जीक्यूट करना था। इसके अलावा एक और आदमी भी था, सेलिम पट्टी, जो हसीना का दाया हाथ था। हसीना के साथ आने से पहले सेलिम इस्माइल का ड्राइवरी करता था। हसीना का छोटा बेटे का नाम अली शाह है। हालांकि हसीना को उनके दुश्मन और पुलिस तो कुछ नहीं बिगड़ पाई, लेकिन एक छोटी सी बीमारी ने उसकी जान ले ली। दरअसल 6 जुलाई 2014 को रमजान का महीने में हसीना परकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हसीना ने उस दिन रोजा रखा था। सीने में दर्द होने पर उसे हबीब हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इससे पहले वो कई महीनों तक माइग्रेन से जूझ रही थी। माइग्रेन की वजह से वो अक्सर बिस्तर पर ही रहती थी। उसका लोगों से मिलना जुलना बेहद कम हो गया था। ऐसे में वो खुद सामने मौजूद होने के बाद दाऊद फैमिली का नाम पर धंधा चलाती थी। एक अनुमान के मुताबिक 2014 में हसीना के पास 5,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड वालों ने हसीना पर एक फिल्म भी बनाई थी, जिसमें 17 से 40 साल तक की हसीना को दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही थी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।